वेलकम टू आवर पॉडकास्ट यू आर द डायमंड। इस शो में हम जितने भी हमारे देश के और दुनिया के हीरे हैं उनको इस शो पे लेके आएंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और इस शो में आज हमारे साथ है डीसीपी तेजस्वी सातपुते जी, जो हमें बहुत कुछ सिखाएंगी। जब आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो यू विल टेक अवे सो मच in terms of learning and also a lot of human side of what a police officer is. So I request you to please watch this show. DCP Tejasvi Satpute ji, welcome. Thank you very much for being on You Are the Diamond, our show, which is for the diamonds of this country. Thank you. आपको मैम इस शो में आप आए हैं तो उसके लिए आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी। मतलब सच में दिल से बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ मैम क्योंकि जो आपके बारे में पढ़ा, जितना आपके बारे में रिसर्च किया, आप ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल हैं, आप क्रिएटिवली बड़े इंस्पिरेशनल हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड और आपके बारे में जानने के लिए हमें और हमारे सारी ऑडियंस को बड़ा मजा आएगा मैम। Thank you so much. So ma'am, begin with a very simple question. How are you doing, ma'am? It's been a long day that we know about you today. तो आप कैसे हैं? How are you feeling today? I'm absolutely fine. Practicing for the Shahid Divas parade, which we would be observing on 21st of October. Currently, I'm working as DCP HQ2 in Mumbai city for last more than 9 months. So, like, absolutely fine. Lovely to hear that, ma'am. So since you spoke about Police Commemoration Day, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं हमको थोड़ा सा ज़्यादा मैम कि why is this day celebrated and इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जनरली हमने देखा है, सुना है कि कभी भी एक देश का जो सैन्य होता है वो दूसरे देश के आर्मी के साथ फाइट करता है। लेकिन ये एक ऐसी घटना 1959 में हुई कि जहाँ पे पुलिस ने चाइना के आर्मी के साथ वो लड़े और जिसमें 10 लोग शहीद हो गए। और वहाँ की स्थितियाँ ऐसी थी कि बर्फीली पहाड़ों में उनकी पोस्टिंग्स थी। देवर इन CRPF एंड जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने देश की रक्षा करी और उसके लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्होंने किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसकी मेमोरी हम हमेशा रखना चाहते हैं और हम सब ने रखनी चाहिए। इसलिए 1960 से ये कोमेमोरेशन डे का आयोजन शुरू हुआ और इस दिन हम उनकी सबकी याद करते हैं, उनकी स्मृति हम रखते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं उनके प्रति वो व्यक्त करते हैं। सो ये तब से चलता आ रहा है। इसके लिए हर साल एक पुलिस पार्टी भी हॉट स्प्रिंग्स जाती है। ये जो घटना घटी, ये जो जगह है ये लद्दाख में है। हॉट स्प्रिंग्स सोकसालू के थोड़ा सा आगे ये जगह है। तो हर साल हर पुलिस यूनिट का हर स्टेट से एक पुलिस ऑफिसर जाता है। ऐसे 22 या 25 लोगों की पार्टी होती है, 22 से 25 लोगों की, जो दिल्ली से ट्रैवल करती हैं और पूरा जर्नी जो है वो बस से ट्रैवल करके हॉट स्प्रिंग्स पहुंचते हैं। तो उसके पीछे भावना है, धारणा है, वो भी यही है कि हम तो वहाँ पे चॉपर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमारे शहीदों ने, जिनकी स्मृति में हम ये दिवस मनाते हैं, उन्होंने किस स्थिति में, किस जगह पे वो काम करते थे, कैसी स्थिति में उन्होंने काम किया है। और ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी इंसान अपनी हिम्मत हार सकता है, वहाँ पे वो लड़े, आखिरी सांस तक वो देश के लिए लड़ते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हम कितने कम संख्या में हैं, हमारे सामने कौन है, ये ना सोचते हुए, किसी और चीज़ के बारे में ना सोचते हुए उन्होंने अपने देश को प्रथम माना, उसके बारे में सोचा और ये सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्होंने दिया। सो दिस इज अबाउट पुलिस कोमेमोरेशन डे। तो ये जो हमारे पुलिस ने किया है, जो हमारे सोल्जर्स करते हैं, इसका हम शब्दों में धन्यवाद बयान नहीं कर सकते। और इस दिन के बारे में हम सब ने और जानना चाहिए और इसे हमने भी एक तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। मैम, अब ये जो पुलिस कमेमोरेशन डे है, ये पर्सनली आपके लिए क्या फीलिंग लाता है? लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इट पर्सनली, अबाउट दिस डे? आपकी क्या फीलिंग्स है इस डे के बारे में?
मैंने जैसे अभी बताया हॉट स्प्रिंग्स विज़िट के बारे में, सन 2016 में मैंने हॉट स्प्रिंग्स खुद विज़िट किया है। अच्छा। पुलिस पार्टी के साथ, और वहाँ की स्थितियाँ भी मैंने देखी हैं। वहाँ पे जो हमारे जवान शहीद हुए, उनके साथ जो और कुछ लोग थे जो उस टाइम ज़ख्मी हुए थे और आज भी हमारे सामने हमारे साथ हैं, जीवित हैं। उनमें से एक से हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी लेह में, जो इंटरैक्शन के लिए उनको इनवाइट किया गया था। तो जिस इंसान ने वो सब देखा है, उससे ये सुनना कि वहाँ की स्थितियाँ कैसी थी और किस परिस्थितियों में उन्होंने खुद का जो मॉरल है वो टिकाए रखा और लड़ते रहे, आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और उनको बाकी मदद मिलने तक उन्होंने खुद को कैसे संभाला, ये उनसे खुद सुना है। तो ऑब्वियसली मीन्स बहुत प्रकार की भावनाएं होती हैं, जैसे कि सर गर्व से उठ जाता है, सीना अभिमान से भर जाता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तो इस भावना को किसी एक शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। बस यही लगता है कि ये कितना बड़ा काम है, कि जो इतना असहज है, जो अशक्य के पास जाने वाला है, इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ है, जो हम में से ही ऐसे ही यूनिफॉर्म पहनने वाले किसी भाई ने करके दिखाया है। और इनकी स्मृति में ये शुरू हुआ, लेकिन हर साल पुलिस में, पैरामिलिट्री में ऐसे कई जवान ऑफिसर्स शहीद होते हैं। तो उन सब के प्रति बहुत गर्व महसूस होता है और उनको बहुत धन्यवाद देने का मन करता है कि ये सब उन्होंने किया है इस राष्ट्र के लिए, जिसका हम भी भाग हैं। और ये भी लगता है कि आज जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, शायद वो इनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनों के लिए तो ये नहीं किया हुआ, इन्होंने तो पूरे राष्ट्र के लिए ये किया हुआ है। तो आज उनकी फैमिली कैसी होगी? क्या सारे उनके पड़ोसी, उनके कांटेक्ट में आने वाले सारे लोग क्या इस बात का ध्यान रखते हुए उनको कोऑपरेट करते होंगे? अगर नहीं करते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। तो ये भी भावना निकल के सामने आती है। सो कई सारी भावनाएं आती हैं जब इसके बारे में सोचते हैं। सब हमारे सेक्रीफाइस जिन पुलिस ऑफिसर्स ने किया है मैम, उन सब को हम आम जनता की तरफ से सत नमन। एंड आई थिंक वी ऑल मस्ट अगेन सेलिब्रेट और थिंक अ लिटिल about all the sacrifices that the police force is doing for us. मैम थोड़ा सा अब आपने भी कुछ बहुत अद्भुत चीज़ें की है आपके करियर में, जिसके बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे। सो आप जब सतारा में थे मैम कोविड टाइम्स में, सो आपने 5 दिन में पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक हॉस्पिटल रेडी किया जिसमें ICU भी था। एंड आपका थॉट प्रोसेस उसके पीछे ये था कि जब तक हमारे पुलिस फोर्स वाले सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करे, वो बाकी लोगों को कैसे संभालेंगे। अब मैम इसमें 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक, ये 5 दिन में आपने कैसे कर लिया? मतलब बड़ी अद्भुत सी बात है कि डूइंग इट इन 5 days इज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग। और दूसरा, इसके पीछे का आपका थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब इतनी जल्द करने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? कोविड के समय जैसे हमें सबको पता है कि शुरू के 2-3 महीने तो घर से कोई बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। फिर जब थोड़ा सा उसमें कुछ कंडीशंस डाली गई कि अगर ऐसी स्थिति है तो पासेस वगैरह दिए जा सकते हैं और लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, इमरजेंसी कोई है तो बाहर निकल सकते हैं। तो एक तरफ हम लोग थोड़ा थोड़ा जितना आवश्यक है वो फ्रीडम लोगों को दे रहे थे बाहर निकलने का, और उसी समय फर्स्ट वेव भी बढ़ती जा रही थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा था, बहुत तेज़ी से बन रहा था। पूरा डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जुटा हुआ था कि जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं उतनी ही मात्रा में हम बेड भी अवेलेबल करा पाएँ। बट एज वी नो कि वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे नहीं हो सकता, हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले नहीं हो सकता। सो जब फर्स्ट वेव का पीक जब शुरू हुआ, पीक टाइम, तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि अगर हम किसी को हॉस्पिटलाइज कराना चाहें तो हमें वेट करना पड़ता था, क्योंकि पहले कोई तो बेड वैकेट करेगा, फिर उस जगह पे
ये व्यक्ति जाके दाखिल हो पाएगा। तो पुलिस के बारे में ज़िला प्रशासन भी बहुत सकारात्मक हमेशा हुआ करते थे, और उनको भी इस चीज़ का पूरा आइडिया था कि पुलिस जो है इसेंशियल ड्यूटी बाहर कर रहे हैं, तो उन्हें प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। तो इसलिए वो कुछ भी करा के बेड्स अवेलेबल करा के देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमें वेट करना पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग बढ़ गए, इतने ज़्यादा मात्रा में पेशेंट्स बढ़ने लग गए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ ही रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं बढ़ सकता। तो इस स्थिति में मुझे लगा कि पुलिस के लिए अगर एक कोई डेडिकेटेड फैसिलिटी हो, तो जिससे हम किसी और पे अन्याय भी ना करें। पुलिस को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो किसी नागरिक की प्रायोरिटी हटा रहे हैं, ऐसा भी ना हो। पुलिस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, तो एक गारंटी पुलिस को रहेगी कि मैं या मेरे परिवार में अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो हमारे लिए ये है, उससे उनका मोटिवेशन रहेगा। प्लस हम एक एडिशनल फैसिलिटी बना रहे हैं जहाँ पे इमरजेंसी में हम किसी सिविलियन को भी अगर जगह है तो दे पाएंगे। अच्छा। तो हम लोग सिविलियंस को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और हम बर्डन नहीं बनेंगे जो ऑलरेडी सिविलियंस के लिए सिस्टम है उस पर। तो फिर अब ये बनाना तो है, फिर जल्द से जल्द बनाना चाहिए। तो हमारे पास एक बड़ा हॉल था जो रेडी ही था। अच्छा। सिर्फ सारी चीज़ें वहाँ ला के ठीक से बिठाना, ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन वगैरह है, पाइपिंग वो ठीक से करना, इलेक्ट्रिसिटी, फैंस जो एडिशनल बिठाना ज़रूरी है वो करना, कहीं पे केबिन्स, कंपार्टमेंट्स जो बनाने हैं आवश्यक वो करना, वॉशरूम्स वगैरह बनवाना, ये चीज़ें थी कि जिसका प्रॉपर प्लानिंग अगर हम करें तो कम से कम समय में हम इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। बिकॉज आई एम टॉकिंग दिस हैज़ हैपेंड इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको याद है कि सबसे वेव का जो पीक था दैट वाज इन सितंबर, तो हम लोग सितंबर की तरफ बढ़ रहे थे, तो अगस्त में भी सिचुएशन वैसी ही थी। तो फिर ये सारी बातें सोच के अगर करना ही है तो फिर फास्ट ही करना है, फास्टेस्ट वे में करना है। तो सारी यंत्रणा जुट गई, मेरी जो पूरी टीम है, हम लोगों ने काम का विभाजन कर लिया था कि ये बेड्स देखेंगे, ये दवाइयाँ देखेंगे, ये डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये सिविल वर्क जो है वो करवाएंगे, ये ऑक्सीजन का पाइपलाइन कराएंगे, ये फैन एंड लाइट्स बिठाएंगे। ऐसा एक पूरा टीम वर्क इसमें शुरू हुआ। कितने बेड का हॉस्पिटल बनाया था? दिस वाज 35 बेडेड हॉस्पिटल। दिस वाज 35 एंड दिस वाज कंप्लीटेड। ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं 5 दिन में हमने फिनिश की थी। So, 5वें दिन तो पेशेंट अंदर आ गए थे। क्या बात है। Yes. So 5th morning it was inaugurated and 5th evening patients started. So this was oxygen hospital. This is full-fledged oxygen hospital. Okay. It was not COVID care center. कोविड केयर सेंटर भी होते थे, हमारा एक कोविड केयर सेंटर भी था 75 बेड्स का। अच्छा। जहाँ पे वो लोग होंगे जिनके घर छोटे हैं, जो खुद इन्फेक्ट हुए हैं लेकिन घर वाले अभी ठीक हैं, घर वाले इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो वहाँ रह के घर वालों को इन्फेक्ट ना करें, तो उनके लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इट वाज 75 बेडेड कोविड केयर सेंटर which was already with us. We had started in the beginning itself. I mean, I think in the month of May we started the CCC. But this was a full-fledged oxygen hospital. जिसमें incubators भी थे, जिसमें we were having one ICU also. So it was a full-fledged hospital. Fantastic. And it served 120 patients till September end. Okay. September end was peak और उसके बाद वो कम होता चला गया। तो वो एक करेक्ट समय पे बना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी फैसिलिटी ले पाए, और जो कि किसी को भी तकलीफ हो रही है तो तुरंत अब हॉस्पिटल में वेट ही नहीं करना है, क्योंकि वो पुलिस का ही है, तो तुरंत आ जाते थे, तो ठीक भी जल्दी हो जाते थे। Okay. अगर एडमिशन में ही देरी हो जाती है तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, फिर रिकवरी में और तकलीफ। इनफैक्ट मैम हमने रीड किया कि आफ्टर दिस हॉस्पिटल वाज बिल्ट, जब ये हॉस्पिटल पूरा बना उसके बाद एक भी पुलिस कोविड के कारण नहीं गए। यस, दैट इज सो व्हिच इज़ ऑल्सो अ फिनोमिनल थिंग कि मतलब आप लोगों ने जो फटाफट एक्शन लिया, ये चीज़ें बनाई, उसके बाद यू कुड, जैसे आप बोल रहे हैं कि इमीडिएट अगर एक्शन होता है तो परिस्थिति इतनी ख़राब नहीं होती है। सो इट वर्कड इन बोथ वेज। एक तो उनका मॉरल बहुत हाई रहा कि कोई चिंता नहीं है, अगर हो भी जाता है इन्फेक्शन तो वी हैव अ प्लेस टू गो। राइट, दिस वाज वन थिंग जो पॉजिटिव काम की होगी, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड में कई सारे लोग तो टेंशन के कारण भी सीरियस हुए हैं। टेंशन के कारण भी कितने लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई हैं, इवन हार्ट अटैक्स वगैरह भी आए हैं। तो एक वो चीज़ होती है कि एक कॉन्फिडेंस होना कि
हमारा सब ठीक से हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था, सिर्फ डॉक्टर्स बाहर के थे, तो जो बिल्स बनते थे वो भी सिर्फ डॉक्टर के ही बन रहे थे, बिकॉज अदर थिंग्स वर आर्स। राइट। सो जो फॉर एग्जाम्पल बाहर अगर उतनी ही ट्रीटमेंट लेते तो 1 लाख रुपीज़ आता, तो यहाँ पे वो 15,000 20,000 हुआ करता था। एंड इवन कोई वो भी नहीं दे पा रहा है तो हम शुरू में वेलफेयर से फंडिंग करते थे और बाद में उसका रिकवरी सैलरी से हो पाएगा, ऐसी भी सुविधा उसमें रखी थी। सो दिस इकोनॉमिकल थिंग वाज अनदर थिंग, and the fastest availability of the hospital was a third thing which worked as a magic together. And first wave के बाद तो I got transferred, but I am very happy to share जो आपने अभी कहा कि हॉस्पिटल के बनने के बाद फर्स्ट वेव में there was not a single death, not in police families. अच्छा, wow, that's really appreciable मैम। आप ये सब जब शेयर करी थी तो मन में एक क्वेश्चन ऐसा रहा था, आपने सिर्फ IPSC किया है या आपने मैनेजमेंट भी किया है मैम? आर यू एन MBA as well? No. I haven't done MBA. I am a biotechnologist. I have done BSc biotechnology. Then I took admission for LLB. LLB करते समय ही मुझे UPSC के बारे में पता चला, तो मैं LLB पूरा होने से पहले I got selected as IPS. वो LLB अभी तक भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, but I keep planning. Someday I will complete my LLB. But I would like to just tell it to the audience कि जो अभी मैम ने शेयर किया है, it's I think a brilliant lesson in leadership and management. तो ये 5 दिन में हॉस्पिटल खड़ा करना, उसके पीछे के विचार, उसके पीछे का कॉन्फिडेंस जो इन्होंने जो विचार या कॉन्फिडेंस दिया पूरी पुलिस को कि आप डरिए मत, कुछ भी होता है तो आपके लिए हम तैयार हैं, आपके लिए हॉस्पिटल तैयार है। इट्स रियली अ लेसन टू लर्न फॉर इन लीडरशिप एंड एज वेल एज मैनेजमेंट। मैम फिर हम चलते हैं आपकी सोलापुर जर्नी की तरफ, जो एक बहुत ही आई थिंक नेशनली रिकॉग्नाइज हुआ चीज़ है, विच इज़ ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन के बारे में कुछ हमें बताइए मैम, बिकॉज ऑपरेशन परिवर्तन एक नॉर्मल सा ऑपरेशन नहीं है, बट इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही दिल को खुश कर देता है कि मतलब पुलिस सिर्फ आपको, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको सजा देने के लिए नहीं है, बट वो ये भी सोच रही है कि आपको हम सेटल कैसे कर सकें। मतलब आप अगर इसी में है, जैसे ये था इलिसिट अल्कोहल या लिकर ट्रेड के लिए जो था, उनको सिर्फ अंदर डालना ही आपका विचार नहीं था, बट ये था कि उनके फैमिलीज को हम कैसे सेटल कर सकें, वो एक अच्छे लाइन में कैसे आ जाए, इसके लिए हम विचार करें। सो आई थिंक मैम ये थॉट प्रोसेस ही बहुत डिफरेंट और बड़ा दिल को खुश करने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सोलापुर में स्वतंत्रता पूर्व काल से हाथ भट्टी का दारू ये एक इशू था, राइट। और बाद में उल्टा वो बढ़ता चला गया, क्योंकि आई मीन एक फैमिली अगर कर रही है तो कुछ दिनों बाद उसी फैमिली की 2 फैमिलीज बन जाती हैं, गांव की जो संख्या है, लोक संख्या है, वो बढ़ती जाती है, और जो व्यवसाय आप पहले से करते आए हैं उस पर डिपेंडेंसी भी इन सारी फैमिलीज की बढ़ती जाती है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े स्केल में शोलापुर के कई गाँव में ये होता था। मीन्स हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत करी तो वी हैड डन द स्टडी ऑफ मोर देन 180 विलेजेस, जिसमें से 60 गाँव में ये बड़ी मात्रा में बनती थी और 120 प्लस गाँव में ये बड़ी मात्रा में बेची जाती थी। अच्छा, 60 प्लस गाँव में बनती थी? यस। ओके। और उनमें से 10-12 गांव ऐसे थे कि जिन गांव में एटलीस्ट 100 से ज़्यादा ही पुलिस को जाना पड़ेगा अगर रेड करनी है, वरना रेड भी नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि गांव में ये व्यवसाय करने वालों की संख्या इतनी बड़ी है, उनका इतना विरोध हुआ करता था, वो पथराव कर दिया करते थे। सो देयर वर 2-3 विलेजेस जहाँ पे तो पूरा 250, 300, 500 लोग जाया करते थे। देयर वर अदर प्लेसेस जहाँ पे 100 से प्लस लोग जाया करते थे। यस। तो फिर पुलिस जाती थी, जब पुलिस किसी बाकी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में व्यस्त है, किसी बंदोबस्त में व्यस्त है, तो फिर इतने लोग निकाल पाना और फ्रिक्वेंटली वहाँ पे विजिट कर पाना पुलिस को भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो फिर महीने 2 महीने में हर गांव को विजिट हुआ करती थी। फिर वो भी सोचते थे कि बड़ी मात्रा में पुलिस आ गए तो रेड तो सक्सेसफुल हो जाती थी, लेकिन ठीक है 60 दिन में 1 दिन नुकसान हो गया, बाकी 59 डेज फ़ायदा हो रहा है।
तो ये बंद नहीं हो रहा था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पुलिस का प्रयास नहीं चल रहा था, पुलिस सालों से इस पे बहुत प्रयास कर रही थी। ओके। बहुत रेड्स हो चुके थे, बहुत अरेस्ट हो चुके थे, बहुत कार्रवाइयाँ हो चुकी थी, बहुत सारा मटेरियल जब्त था, डिस्ट्रॉय किया गया था। सो police was always trying for it, always wanted to stop it, but somehow the reasons that I discussed, because of which महीने 2 महीने में एक बार विजिट हो पाता था और उनके लिए वो अफोर्डेबल रहता था। तो 2 चीज़ें थी इसके टिकने के पीछे, एक तो वो अफोर्डेबल था और दूसरी उनका इग्नोरेंस। उन्हें बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में गाइडेंस नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें जब ध्यान में आई, अब ये ध्यान में भी कैसे आई, अगेन हमारे जो सारे कॉन्स्टेबलरी सारे ऑफिसर्स के साथ कई बार चर्चा करने के बाद, दीज आर द इनपुट्स दैट आर गिवन फ्रॉम द फील्ड बाय माय ओन ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टेबलरी इन दी सोलापुर। ओके। और फिर ये सारा सुनने के बाद देन वी वर्कड आउट ऑन अ प्लान कि ये ऐसा नहीं रुक रहा है, कार्रवाई करके तो ये नहीं रुक रहा है, फिर इसे कैसे रोकें। तो इसको पहले अफोर्डेबल नहीं रखना चाहिए, ये जब तक अफोर्डेबल है कोई हमारी नहीं सुनेगा। तो ये अफोर्डेबल कैसे नहीं बचेगा, तो इनको इतने बार रेड करना चाहिए कि उनको फ़ायदा ही ना हो, तो फिर हर तीसरे दिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार की साइकिल 3 दिन की है। मीन्स रॉ मटेरियल लाने से हाथभट्टी की दारू बनना और बेचने के लिए तैयार होना, ये प्रोसेस ही सेल्फ इज 60+ आवर्स। तो अगर हम हर साइकिल को ब्रेक करते हैं तो उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं बचेगा। Once it is not affordable for them, they will start listening to us, they will come and sit across the table for the counseling, otherwise they will not come for counseling also. Right. So we began with the frequent raids, then the second thing was counseling. हम लोगों ने उनको यही बताने की कोशिश करी कि आप लोग भूखे रहे, आप लोगों की हालत ख़राब हो, आपके बच्चे पढ़ ना पाए, ये हमारी इच्छा नहीं है। हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम इसके लिए ही कर रहे थे कि आप हमारे सामने आके हमसे बात तो करें, और अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप यही गलत चीज़ करना चाहेंगे तो हम आपको ये करने नहीं देंगे। तो जो कि हम 2 महीने से ये कर रहे थे, उनका विश्वास हो गया कि ये बोल रहे हैं तो सच में हमको नहीं, ये परवड़ने लायक नहीं रखेंगे। तो फिर वो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो सामने आए कि हाँ हम लोगों को कुछ और भी करना आता है, लेकिन कोविड में किसी लोगों का नौकरी चला गया था इसलिए वो यहाँ पे आए थे। तो वो सबसे पहले बाहर आए कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, अगर आप सपोर्ट करने के लिए राज़ी हैं तो हम, मुझको ये आता है। फॉर एग्जांपल समवन सेड कि मुझे पंक्चर निकालना आता है, समवन सेड कि मुझे हलवा बनाना आता है, मुझे खोया बनाना आता है, मैं पेड़े बना सकता हूँ, मैं पुणे में काम करता था, मेरा नौकरी चला गया इसलिए फिर मैं इधर आके ये करने लग गया। सो वो जैसे जैसे आगे आते चले गए, बाकी लोगों को भी लगा कि अरे ठीक है, ये भी तो अभी दारू में आया ही था, अब ये अगर निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। तो ऐसे करते करते पहले महीने में 7-8 रिहेबिलिटेशन हुए थे, लेकिन बाकी हर महीने में 20, 30, 40, 50 ऐसा रिहेबिलिटेशन होता चला गया। एंड विद इन 1 year वी कुड रिहेबिलिटेट 700+ फैमिलीज। 700+ फैमिलीज। यस, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैम। मतलब जैसे इसके अंदर लोग आए थे, एक जने को देख के, इस लेकर के बिजनेस में एक जने को देख के दूसरा जना आया, वैसे ही आपने अच्छाई की तरफ एक जने को देख के दूसरे जने कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर काम करके 700 फैमिलीज एक्चुअली गॉट सेव्ड। और जब फैमिलीज की बात होती है, सिर्फ एक आदमी नहीं है बट एक्चुअली उनका पूरा परिवार का फ्यूचर चेंज हो जाता है इससे। अब इससे मैम आई जस्ट ब्रेक दिस डाउन फॉर द ऑडियंस। इसमें ना हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जो मैम अभी बताया हमें। प्रॉब्लम वही था, कई सालों से वही प्रॉब्लम था जिसके लिए काम चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा था, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने काम किया। मैम ने अभी जो बताया उस सेम प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सोचा, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग का एक लेसन है यहाँ पे। दूसरा, इसमें इनोवेशन लाया, और तीसरा, इस सारे कॉज के पीछे एम्पैथी थी। इसके पीछे कोई दूसरा विचार नहीं था, इसके पीछे एक्चुअली एक जेन्युइन विचार था कि हम इन फैमिलीज को जो इतनी बड़ी तादाद में है, इनको हम कैसे मदद कर सकते हैं। इस आई थिंक ये थॉट इसको इतना सक्सेसफुल बना पाया। सो आई थिंक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। इसके बारे में जितने जगह पे हमें बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली या फिर जितने इंटरेक्शंस हुए, तो
हम एज अ टीम भी जब सोचते हैं कि हमारी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी, अच्छा, तो हमारी तो कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस बिल्कुल। हैं इसमें, जैसे फॉलोअप है, जैसे टीम बिल्डिंग है, जैसे टीम का ट्रेनिंग है। लेकिन आई वुड से कि ये सब भी किया जाता, रेड्स भी बहुत होते, सब कुछ होता, लेकिन अगर इसमें एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी ना होती राइट, तो ये सक्सेस नहीं हो सकता था। हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस अगर कुछ एक बतानी है तो आई वुड से इट इज़ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी। दैट्स सो ब्यूटीफुल मैम। मतलब इफ एट ऑल हम सब लोग ये सोचते हैं कि पुलिस जो है वो मतलब डंडा लगाने के लिए सिर्फ, या जो गलत काम करने वाले को डंडा लगाने के लिए, इट्स नॉट दैट एक्चुअली। आप यहाँ पे विचार सुनिए मैम के, जहाँ पे वो बोले कि एम्पैथी ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है इनकी, और आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्लस पॉइंट जो आप बोलना चाह रहे हैं, विच इज़ फिनोमिनल मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैम। इसके बाद मैम एक चीज़ और पड़ी थी, जहाँ पे आपने ट्राइबल वुमेन जो ज्वेलरी बनाते हैं उनकी भी कुछ मदद की, और उनको फ्लिपकार्ट पे आने का आपने अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो अपना काम, अपना परिवार चला सके। थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताएंगे मैम? We started Operation Parivartan in the month of September and this I am talking about March. ओके, नेक्स्ट मार्च। सो 5-6 महीने हुए थे। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने अपने सारे जो ट्रेडिशनल पोशाक हैं वो पहने हुए थे। तो मैंने पूछा उनसे कि ये इतने सुंदर आप कहाँ से लेते हो, कहाँ से बनाते हो? तो टू माई सरप्राइज दे सेड कि ये हम खुद ही बनाते हैं। तो फिर आप मार्केट में क्यों नहीं बेचते? देन दे सेड कि मैडम ये तो पोशाक हम शादियों में पहनते हैं, त्योहारों में पहनते हैं, और घर में इसी का थोड़ा सिंपल वर्जन बुजुर्ग लोग पहनते हैं। अच्छा, तो इसे मार्केट है ही नहीं, क्योंकि हर कोई अपना अपना बना लेता है। मैं अपने माँ का बनाती हूँ, सास का बनाती हूँ, नानी का बनाती हूँ, तो और मैं खुद का भी बनाती हूँ, तो इसका कोई मार्केट ही नहीं है। दिस वी प्रिपेयर फॉर आवरसेल्व्स। तो फिर पता चला कि इसकी डिमांड नहीं है, इसलिए इसका सप्लाई हो नहीं पाएगा। बनाते हैं फिर भी। अच्छा, लेकिन अगर यही आर्ट हम मॉडर्न फॉर्म में रिफ्लेक्ट करें, जिसे डिमांड है, ये कपड़े कोई ऑफिस में नहीं पहनेगा, लेकिन किसी डिसेंट साड़ी पे कुछ इसका, हाँ, कुछ वर्क अगर इसका हो, सिर्फ बॉर्डर पे हो, सिर्फ पल्लू पे हो, तो वो तो कोई भी अप्रिशिएट करेंगे इनफैक्ट। हाँ, तो वो तो कोई भी पहन लेगा। इसी का अगर कोई ज्वेलरी फॉर्म बना सकते हैं तो वो शायद कोई भी पहनेगा। पर्स पे इसका डिज़ाइन लगा सकते हैं, कुशन पे इसका डिज़ाइन लगा सकते हैं, तो वो तो बहुत आकर्षक रहेगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो फिर ये प्रस्ताव कुछ दिन सोच के उनके सामने रखा गया। पुणे से कुछ डिज़ाइनर्स बुलवाए गए। अच्छा, उनसे इनको ट्रेनिंग कराया गया कि अच्छा आपको ये सब आता है, तो फिर यही चीज़ बस ऐसी करनी है, इतनी मात्रा में करनी है, इतनी जगह छोड़नी है, ऐसे कलर्स यूज़ करने हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बस बदली गई और मॉडर्न फॉर्म में यही आर्ट रिफ्लेक्ट किया गया। और फिर हम सब ये टेस्ट करना चाहते थे कि इसे मार्केट में कैसा देखा जाएगा, इसको कितना डिमांड मिल पाएगा, कितना अप्रिसिएशन मिल पाएगा। तो हमारा सोलापुर पुलिस का वेलफेयर हॉल जो है, उस हॉल में बड़ा सा प्रदर्शन इसका लगा। क्या बात है, एग्जीबिशन भी है? यस, एग्जीबिशन इसका लगाया गया, जिसमें हम, जो गांव मेरा दत्तक गांव था वो तो पार्टिसिपेट हुआ ही, लेकिन उसी समय और 20 गांव में इसका प्रशिक्षण दिया गया था। अच्छा, एंड 3 महीने के प्रशिक्षण और प्रोडक्शन के बाद ये वहाँ पे रखा गया, और दो दिन में 3 लाख प्लस का बिक्री वहाँ पे हुआ। तो 2 दिन में इतना बिक्री हुआ वहाँ पे? तो सबको पहले लगता था, थोड़े डरे हुए थे कि पता नहीं, अब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, बूस्ट हो गया होगा सबका, तो पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो कई लोगों ने खरीदा जो खरीद नहीं पाए कुछ रीजन से, कि भाई हम नहीं पहनते इस टाइप का, या फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ये कपड़े पहन पाएंगे, या फिर थोड़ा सा महंगा लग रहा है। लेकिन अप्रिशिएट तो हर किसी ने किया जो आके गए थे। क्या बात है। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिवली वर्क हुई, कि अप्रिसिएशन एंड परचेस। ब्यूटीफुल। और फिर उन्होंने उसको अपना व्यवसाय बनाया। बहुत ही बढ़िया। तो अभी भी अभी नवरात्रि में भी उन्होंने काफी, वो अभी तक चल रहा है वो सारी चीजें? वो सारी चीजें चल रही हैं। मतलब उनके लिए एक लाइवलीहुड का जरिया अब फिक्स हो गया है। मतलब भले ही आप अभी मुंबई में हैं, बट जो काम शुरू किया है उसके लिए उनका लाइवलीहुड जीवन भर चले, ऐसा व्यवस्था हो गई है। अभी भी कांटेक्ट में रहते हैं। क्या बात है। वो अभी भी कुछ नया बनाते हैं। ये बड़ा हार्ट वार्मिंग होता होगा ना मैम, जब कुछ नया डिजाइन बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो वो भेजते हैं। क्या बात है। वो बेचते हैं, वो डिजाइन बेचते हैं कि ऐसा This is so beautiful. किया है। सो बेसिकली जब हम किसी के बारे में या किसी के भले के बारे में दिल से सोचें ना, तो हमको जगह जगह उनके भले के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ जाती है, जैसे मैम को नज़र आई, क्योंकि वो उनका एक्चुअली जेन्युइनली दिल से भला चाहते थे। और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, अपॉर्चुनिटी नज़र आने के बाद
उस पर क्विक एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है जो उन्होंने लिया, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करना ज़रूरी है, उसको बेचने का ज़रिया जैसे इन्होंने फ्लिपकार्ट पे लेके आए, मॉडर्न तरीके से उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सके वो लेके आए, और उसके कारण आज कई सारी फैमिलीज़ को लाइवलीहुड पूरे जीवन भर का मिल गया। ये बहुत बहुत ही अमेजिंग बात नहीं है ये? मैम से बात करते करते, अभी बिफोर वी एक्चुअली स्टार्टेड, बात करते करते कुछ मैम की पर्सनैलिटी के बारे में पता चला। मैम मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ आपकी परमिशन के बिना। तो मैम अभी बता रहे थे कि जब इन्होंने ऑपरेशन परिवर्तन किया, उसका वो श्रेय कंप्लीटली बोल रहे थे कि इट इज़ नॉट एक्चुअली माई थिंग, इट इज़ कंप्लीटली माई टीम्स थिंग। और जब इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला राष्ट्रीय स्तर पर, तब वो एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो गए थे, और उनके बिहाफ पे जो उस टाइम के एग्जिस्टिंग एसपी साहब थे उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। इन्होंने ये बताया कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड दैट रीजन, सोलापुर रीजन, और वो उस टीम के लिए अवार्ड था। अब इससे मैम कुछ नज़र आता है कि आपके अपब्रिंगिंग के बारे में मैम, तो कुछ आप आपके पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि आपके इस थॉट प्रोसेस के पीछे आपके पेरेंट्स का कितना रोल है? इनफैक्ट उन्हीं का रोल है। बिल्कुल उन्हीं का रोल है। मेरी माता जी जो हैं वो प्राइमरी टीचर हैं। अच्छा। अभी भी पढ़ाती हैं। नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी 2025 में वे रिटायर होंगी। और मेरे पिताजी जो हैं वो शुरू में खेती करते थे। अच्छा। बाद में व्यावसायिक बने। अभी शेवगांव में हमारी कलर्स की दुकान है। ही टेक्स केयर ऑफ दैट। ओके। तो बचपन से मैंने इन दोनों को देखा है, दोनों से बहुत सीखा है। तो जैसे मेरी माता जी प्राइमरी टीचर हैं, तो उनका हमेशा एटीट्यूड ऐसा होता है उनके स्टूडेंट के प्रति, हमारे प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, किसी के भी प्रति। शायद वो टीचर हैं इसलिए होगा कि कोई अगर बदमाश बच्चा है तो वो ऐसा नहीं बोलेंगी कि ये बदमाश है, इसको नहीं सिखाएंगे। नहीं, ये है बट ये सुधर सकता है। ओके। ये सुधर सकता है। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि अगर कोई बच्चा नटखट है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, नहीं, ये सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। हम इस पे कोशिश करेंगे, हम इस पे काम करेंगे और ये सुधरेगा। मैम, कोई रिफ्लेक्शन ऑफ योर मदर इन अ वे, जहाँ पे वो नटखट बच्चे जो सोलापुर में थे उनको आपने किया कि ये जरूर सुधरेंगे और आपने सुधरवा के दिखाया। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये मुझे लगता है कि किसी शिक्षक का ही हो सकता है कि उनके लिए कोई विद्यार्थी कम या ज़्यादा प्यारा नहीं होता। वो हर किसी के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो हर किसी की उन्नति के बारे में सोचते हैं। वो कैसा भी है उसे और कैसे बेहतर बनाएं, इसके बारे में वो सोचते हैं। और शायद वो हमेशा देख देख के ये वही एटीट्यूड है कि एक फेथ मुझ में हमेशा रही कि कुछ भी चीज़ हो वो सुधर सकती है। कोई भी व्यक्ति हो वो हमेशा बुरा नहीं हो सकता, वो जन्म से बुरा नहीं हो सकता, कोई जन्म से क्रिमिनल नहीं हो सकता। अगर परिस्थितियों की वजह से वो वैसा है तो वो बिल्कुल सुधर सकता है, अगर हम अपने पूरे प्रयास लगा दें, अगर हम दिल से चाहें और दिल से उसके लिए उस पर काम करें तो वो भी अप्रिशिएट करेगा, वो भी बाहर आएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि जो लोग रिहेबिलिटेट हुए हैं, मैं मीन्स आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट देयर करेज, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आप सालों से कोई एक चीज़ कर रहे हैं, भले वो अच्छी हो बुरी हो, लेकिन आप उसी पे डिपेंडेंट हो, आपने उसके अलावा और कुछ नहीं सोचा, एंड सडनली वन डे यू कीप फेथ ऑन समवन। आप किसी पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अच्छा ठीक है आप बोल रहे हैं तो हम कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सब कुछ कर भी लेते, लेकिन इतना डेयर अगर वो ना करते इस फ्रेम से बाहर आने का, इसका मतलब उनके मन में भी इच्छा थी ना कि वो कुछ अच्छा करे, कोई करवाने वाला चाहिए था। हाँ, शायद उनको एक दिशा दर्शक की आवश्यकता थी। शायद उनको कोई गाइडेंस चाहिए था, जो गाइडेंस मेरे टीम के रूप में उन्हें मिला और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया। वरना भाग भी तो जा सकते थे, हमेशा भागे भी तो रह सकते थे। लेकिन ये उनका भी बहुत इसमें हम लोगों ने अप्रिशिएट करने जैसी बात है कि उन्होंने ये करेज दिखाया, ये बाहर आए। जब शुरू में रिहेबिलिटेट हुए उनका तो और भी ज़्यादा करेज है, क्योंकि तब जो बचे हुए थे वो उनको पीछे खींच रहे थे। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, फिर हमको भी करना पड़ेगा, तुम ना करो। ये उनका सबसे ज़्यादा करेज है कि उन्होंने पहला स्टेप लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने पहला कदम रखा। आज बाकी लोग भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। अभी एक भाई साहब हैं
हमारे कामती पुलिस स्टेशन के अंडर अच्छा थे। तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी दशहरा आने वाला है, मैं लास्ट ईयर के दशहरे की बात कर रही हूँ। लास्ट ईयर के दशहरे पे उन्होंने जो खोया बनाने का जो इक्विपमेंट होता है, हाँ जी, तो उन्होंने पहले घर में खोया बनाना शुरू किया, फिर उसको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिला, काफ़ी अच्छा रेट मिला। फिर उन्होंने कर्जा लेके प्रॉपर एक बड़ा सा शेड बना के 3 इक्विपमेंट्स जो ऑटोमेटिक दूध से खोया बनाते हैं वो उन्होंने बनाया, और उसके उद्घाटन में उन्होंने मुझे बुलाया। क्या बात है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट दशहरा। ओके, आई वेंट टू कामती एंड वहाँ पे हमने ये किया। बड़ी हार्टनिंग इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे एब्सोल्युटली वैसे ऐसे मीन्स लोग ऐसे मिल जाते हैं और ऐसी यादें दे जाते हैं कि हर दशहरा मेरे लिए यादगार है, हर दशहरे पे मुझे ये याद आएगा। अभी भी आपने वही बोला कि अभी दशहरा आ रहा है, बट पिछले साल का दशहरा, तो वो एक दशहरा के साथ आपका वो जुड़ गया है। हर होली की एक याद है, हर दशहरे की एक याद है, हर दिवाली की एक याद है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। This is something which you get as a treasure for the lifetime. Absolutely. मैम अब थोड़ा सा हम चलते हैं, हम परिवार की बात कर रहे हैं, तो जब हम छोटे थे तो आई रिमेम्बर हमको बोला जाता था कि खाना खा लो वरना पुलिस को बता देंगे, पढ़ाई कर लो नहीं तो पुलिस आके ले जाएगा। ये उस टाइम होता था, बट आज भी कई बार हम पेरेंट्स को ये करते हुए देखते हैं। अब कहीं ना कहीं लगता है ये एक्चुअली हम बचपन से बच्चों के अंदर कुछ गलत धारणाएं डाल रहे हैं पुलिस के बारे में। इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि हाउ शुड चिल्ड्रन और पेरेंट्स को क्या पुलिस के बारे में बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए बचपन से? क्योंकि वो थॉट प्रोसेस, जैसे आपने बताया कि आप आपकी माताजी को देख के एक सर्टन थॉट प्रोसेस में आ गई, वैसे सब लोग अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को देख के एक सर्टन थॉट्स बना लेते हैं। तो पर्टिकुलरली इस बारे में जहाँ पे हम पुलिस की बात कर रहे हैं, बच्चों ने कैसा विचार करना चाहिए, पेरेंट्स ने उनको क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली पेरेंट्स का ये जो पुलिस का डर देना ये अनइंटेंशनल है, राइट। उनका इंटेंशन तो कोई नहीं है। इंटेंशन तो इतना ही है कि बच्चा खाना खा ले, बिल्कुल, बच्चा सो जाए, बिल्कुल, बच्चा होमवर्क कर ले। लेकिन ये अनइंटेंशनल होते हुए भी ये कुछ इम्पैक्ट रख जाता है उनके दिमाग में, और फिर बच्चे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं पुलिस से। कोई पुलिस को एज अ फ्रेंड नहीं देखता, वो कहीं पे तो दिमाग में उनके रह जाता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर कुछ पुलिस से वो पूरे पुलिस का इमेज बना लेते हैं। बिल्कुल। जैसे समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं, तो पुलिस भी समाज से ही आई हुई है, तो पुलिस में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। तो कुछ बुरे लोगों के बारे में उनको पता चलता है, कुछ लोगों को वो बुरा काम करते हुए देखते हैं, और वो पहले से निगेटिव इमेज जो है उसको ये भी इमेज चिपक जाती है, और ओवरऑल पुलिस माने खराब ही चीज़ है, हमने इनके पास नहीं जाना चाहिए, या फिर पुलिस स्टेशन में हमने नहीं जाना चाहिए, वो कुछ अच्छी जगह नहीं है। इस टाइप का थोड़ा सा मेंटेलिटी लोगों का बनता जाता है, क्योंकि जो पहले बच्चे थे वही बाद में युवा बन जाते हैं, और अगली पीढ़ी को भी वो वैसे ही पास होता रहता है। Whereas पुलिस का डर तो सिर्फ उसे लगना चाहिए जो गलत काम कर रहा है, और बच्चा तो वो गलत काम नहीं कर रहा होता, वो तो बच्चा होता है, उसका वो अपना एक नादानी होता है जो वो कर रहा होता है। तो उससे वो चीज़ें कराने की और भी कई तरीके हो सकते हैं, इस तरीके का यूज़ ना करे, ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूँगी। उनको पुलिस के बारे में क्या बोला जाए, बच्चों को बचपन में पुलिस के बारे में क्या बताया जाए, ये भी आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, जनरली क्या होता है पुलिस के बारे में ये देखा जाता है कि आपके जो 100 सक्सेस हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, आपके एक फेल्योर के बारे में आपको सारी चीज़ों के लिए दोषी ठहराया जाता है। तो आपने यही सोचना चाहिए कि पुलिस इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनके कितने सैक्रिफाइसेस हैं, उनका क्या टाइप का काम चलता है, इन्वेस्टिगेशन माने एग्जैक्टली क्या, पुलिस स्टेशन में क्या काम चलता है, इसके प्रति अगर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी सब लोग रखेंगे। तो हमारे यहाँ पे रेजिंग डे सेलिब्रेट होते हैं, रेजिंग डे पे हम लोग बच्चों को बुला के स्कूल के परेड दिखाते हैं, हमारा बैंड पथक दिखाते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन दिखाते हैं, कंट्रोल रूम्स दिखाते हैं, वेपन्स दिखाते हैं। तो हम यही तो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कब सेलिब्रेट किया जाता है मैम? दिस हैपेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है। ओके। तो ये थ्रू आउट महाराष्ट्र महाराष्ट्र पुलिस रेजिंग डे सेलिब्रेट करती हैं। बाकी भी ऑकेजन्स पे
हम लोग बच्चों को रीच आउट करना चाहते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। पुलिस सिर्फ वो नहीं है जो आप मूवी में देख रहे हैं, है ना। मूवी में दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग तरह से दिखाई जाती हैं। मीन्स अगर कोई अच्छा पुलिस वाला है तो वो सुपर हीरो दिखाया जाता है, लेकिन हम सुपर हीरोज नहीं हैं। सुपर हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। आपके तरह हम भी ह्यूमन हैं, हम भी 4-4 दिन रात को अगर जगे तो बीमार हो जाएंगे। हम लोग भी जब नाइट राउंड्स करते हैं तो हमारे हेल्थ के साथ हम कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कोई पुलिस वाला बंदोबस्त में खड़ा होता है, सारे लोग ट्रैफिक के रूल्स जब तोड़ रहे होते हैं और कोई एक चिल्ला रहा होता है, धूप में धूल में खड़ा होता है, तो वो डेफिनेटली अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। तो वो उसका सैक्रिफाइस है जो वहाँ पे चल रहा है। हाँ, वो कुछ गलत काम कर सकता है, उसको भी कोई प्रलोभन आ सकता है, लेकिन उसका प्रलोभन यशस्वी नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आपके भी मन में पाप ना हो। बराबर। आप रूल तोड़े और आप उसके लिए जो भी दंड है वो भरने के लिए अगर आप राजी हैं तो सामने वाला करप्शन कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहती कि जो करप्ट पुलिस है वो सही है, वो गलत ही है, लेकिन उसके साथ और भी कोई गलत होता है जो आप में से एक है। बराबर है। तो सिर्फ उसे दोष देना, तो दोष खुद को भी देना चाहिए। दोनों साइड गलत है इसकी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम रूल्स भी फॉलो करें और कभी गलती से टूट भी जाए तो हम उसका भी रूल फॉलो करें। बिल्कुल। उसका भी जो भी हमने दंड भरना है वो हम भर दें, तो सामने वाला कुछ गलत नहीं कर पाएगा। अभी सभी ऐसे हैं क्या? तो किसी एक अनुभव से पूरी 2 लाख की महाराष्ट्र पुलिस फोर्स को या पूरे भारत की पुलिस फोर्स को एक ही ढांचे में रख देना गलत है। ये जो अच्छा काम कर रहे हैं उन पे अन्याय है। बिल्कुल अन्याय है। फिर हम क्या करते हैं, उसका कोई अप्रिसिएशन दे के हम उसका दिल बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते, हम उसके बारे में खराब ही बोलते रहते हैं। फिर जो अच्छा काम करने वाला है वो भी डीमोटिवेट हो जाता है। तो हम लोगों ने यही सोचना चाहिए, जैसे हम में भी कमियां हैं, जैसे समाज में भी अच्छे और बुरे लोग हैं, तो वैसे पुलिस में भी अच्छे बुरे लोग हैं। तो पुलिस में जो अच्छे लोग हैं उनका अप्रिसिएशन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। और हमें थोड़ा सा अच्छाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो अप्रिसिएशन पुलिस को देना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम सब मिलके कर सकते हैं। मतलब जब हम सिग्नल पे जा रहे हैं, जस्ट स्माइलिंग एट द पुलिस पर्सनल जो वहाँ पे खड़े हैं, उनको, जैसे बच्चे होते हैं ना, हम कई बार बच्चों को बोलते हैं विंडो नीचे करो, कैन यू से थैंक यू टू देम। तो थैंक यू बोलना, स्माइल करना, नमस्कार करना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भी है ना बड़ा मनोबल बढ़ सकता है पुलिस का। एब्सोल्युटली बढ़ सकता है। तो अभी परसों हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और एक पब्लिक टॉयलेट वी यूज्ड, मी एंड माय डॉटर। तो वहाँ पे जो पूरा साफ सफाई का काम करते हैं वो दीदी बैठे हुए थे वहाँ पे, अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे। और मेरी बेटी, शी केम आउट आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम एंड वाइल वॉशिंग द हैंड शी सेड कि मॉम ये वॉशरूम बहुत साफ सुथरा था, वरना नहीं देखने को मिलते हैं। मेरी छोटी बच्ची है, 9 साल की। तो मैंने उनको बोला कि दिस इज बिकॉज ऑफ हर, वुड यू लाइक टू टॉक टू हर। सो थोड़ा सा मैं करूँ क्या बात, लेकिन वो कुछ देख रहे हैं, वो पे मैं करूँ क्या बात। मैंने कहा हाँ आप जाओ और बात करो। तो मेरी बेटी ने उनको कहा कि हाँ मावशी, वॉशरूम तुम्ही खूप स्वच्छ ठेवलंय बर का, थैंक यू। I cannot explain the expressions that has come on her face. Priceless होगा, absolutely. क्या चाहिए, इतना सही चाहिए होता है, और हम इतना सही करना भूल जाते हैं। तो बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ह्यूमन साइड हम सब अगर दिखाने लगे ना पुलिस की प्रति भी, जैसे आज हमको बहुत अलग साइड ऑफ पुलिस शायद नहीं पता होता है, वो पता चला कि देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन साइड टू पुलिस। वैसे हम सब भी अगर हमारा ह्यूमन साइड दिखाएं तो हम एक एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल शहर, देश और दुनिया बना सकते हैं। मैम, आप कुछ आप आपकी डॉटर के बारे में बात कर रहे थे अभी, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा दिनचर्या। तो आप क्या, आपका एक व्हाट इज रूटीन ऑफ अ डीसीपी लाइक, आपका एक नॉर्मल रूटीन क्या होता है मैम? अभी जो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ, तो मेरा काफ़ी फिक्स शेड्यूल है। अच्छा। जैसे सुबह अगर हम कॉल्स की बात करें तो सुबह 8 के बाद मुझे कॉल्स आना शुरू होता है। मेरा जो ऑफिस वर्क है वो 10 एंड ऑनवर्ड्स शुरू होता है। शाम को जनरली 7, 7:30, 8 o'clock तक फ्री हो जाते हैं। कोई एडिशनल वर्क उस टाइम पे चल रहा है तो कभी कभी 9, 9:30, 10 भी बच सकते हैं, और एक्सेप्शनली कभी लेट नाइट तक भी
काम चलते हैं, लेकिन ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट काफ़ी फिक्स शेड्यूल है। तो ये मैं बात करूंगी अभी के पोस्टिंग का। लेकिन अगर हम फील्ड पोस्टिंग की बात करें, मेरे इसके पहले वाले 9-10 साल की अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई पुलिस का फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। अच्छा। जब इमरजेंसी आए तब आपको जाना है। ओके। जब आपको रिलैक्स समय मिले वही आपकी छुट्टी है। मीन्स अगर संडे के दिन मुझे कोई पूछता 2 साल पहले, 3 साल पहले कि इस संडे आप फ्री हो, तो मैं आंसर कर भी चुकी हूँ। मैं अच्छा। कई बार अपने फ्रेंड्स को मैं यही आंसर दे चुकी हूँ कि जब तक मुझे इमरजेंसी का कॉल नहीं आता तब तक मेरा संडे है। ओके। तो कई सारे संडे मिल भी जाते हैं। ओके। कई सारे नहीं भी मिल पाते हैं। कभी कभी कोई त्योहार ही उसी समय आते हैं। तो इस तरह का लाइफ सिर्फ मेरा नहीं, हर पुलिस पर्सनल का लाइफ विच इज़ अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो, जहाँ पे त्यौहार होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो उसका आप लोग शायद आम लोगों से कई ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस माने हाँ, अगर हम सोचे तो ये एक तरह का सेक्रीफाइस है भी, या फिर दूसरे तरह से अगर सोचे तो हम उसको एज अ सेक्रीफाइस फील भी नहीं करते। अच्छा। क्योंकि हमें इतने सालों में आदत हो जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तभी हम इस यूनिफॉर्म को पहनते हैं। हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। तो अगर हम खुद से आए हैं, खुद की इच्छा से आए हैं, तो फिर यहाँ आके हम उसके लिए क्यों रोए? क्या बात है। तो हम लोगों को आदत हो जाती है एंड वी डोंट फील लाइक सेक्रीफाइस। जब सारे लोग त्योहार मना के अपने घर जाते हैं, फिर हम अपना मनाते हैं, है ना। कई बार तो उनके साथ मनाते हैं, कई बार वो हमें खींच लेते हैं और हमारा मन जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे बंदोबस्त कर रहे होते हैं, फिर घर के गणेश जी की आरती नहीं हुई है तो किसी मंडल की आरती हो जाती है। मैम, आपने बातों बातों में ना ज़िंदगी में खुश रहने का एक रहस्य बता दिया है कि जो सिचुएशन है उसको अगर हम कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अगर मान लेते हैं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, और इसी में मजा। जैसे हम गणेश जी की आरती हम घर में नहीं कर पाए, लेकिन मंडल में हो रही है, मैं यहाँ पे करती हूँ और मैं यहाँ पे खुश हूँ। इससे बड़ा रहस्य नहीं है कि आप खुश कैसे रह पाओ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मेनी इनसाइट्स जो आप दे रहे हैं हमें। मैम, आप लोग जैसे आपके पहले फील्ड वाले जॉब में बहुत सारे अनप्लेजेंट सिचुएशंस आते होंगे, बहुत सारे अनप्लेजेंट न्यूज़ आती होगी, कई बार वो रूटीन में और बार बार आती होगी। तो आप मेंटली अपने आप को कैसे उसके अंदर खुश रखते हैं? मेंटली आप अपने आप को कैसे उस टाइम संभालते हैं? बिकॉज ये बहुत सारा प्ले करता होगा आपके माइंड में थ्रू आउट द डे, घर जाने के बाद भी। तो हाउ डू यू कीप मेंटली स्ट्रांग इन दो सिचुएशंस? हर पुलिस के लिए ये शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम वो स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं कर पाते। राइट। हाँ। लेकिन आई थिंक बाद में अगर आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, आप कोशिश करें इस चीज़ की, तो आप थोड़ा सा जल्दी डिस्कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि मैं अपने अनुभव से भी बताना चाहूँगी कि शुरू में ऐसा होता था कि पर्टिकुलर कोई क्राइम हुआ है तो वही दिमाग में होगा, सपना भी उसी का आएगा और वो अफेक्ट करेगा आपकी हर चीज़। लेकिन वो अफेक्ट होने से उस केस का कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या भला हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इट इज जस्ट यू विल रिमेन डिस्टर्ब्ड फॉर इट। लेकिन आपके डिस्टर्ब रहने से उसका कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। उल्टा अगर आप काम क्वाइट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप और अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे ये होने लग जाता है कि आप जब घर आते हो और आप अपने जूते घर के बाहर उतारते हो, then you come in some different mode, and when you wear the shoes and you sit in the vehicle, you go in some different mode. ये तरीका कैसे कोई अपना सकता है? जैसे ये आपने पुलिस के बारे में बोला, बट ये बहुत सारे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो इसके लिए कोई प्रोसेस है जो आप फॉलो करते हैं? आप मेडिटेट करते हैं, आप कुछ एक्सरसाइज, व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? जो अभी मैं इसे थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में बताऊंगी, क्योंकि मेरा अकेले का अनुभव से अच्छा है कि मैंने जितने अनुभव सुने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बेसिस पे मैं कुछ बताऊं कि जनरली कैसा होता है। जी। तो एक तो जनरली आदत से ये होता है कि धीरे धीरे, जब पहली केस आप कभी भूल नहीं सकते, पहला कोई मर्डर आपने देखा है, इट ऑलवेज रिमेन्स विथ यू। लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपके आईज को, आपके ब्रेन को ऐसे प्रेशर्स, ऐसे सिचुएशंस देखने की आदत हो जाती है।
तो आप थोड़े से इम्यून हो जाते हैं इसके लिए, और आप ये सोचते हैं कि नहीं, अभी मुझे इमोशनल नहीं होना है, अभी मुझे ये सोचना है कि मैंने क्या करना चाहिए और इस विक्टिम को जस्टिस मैंने कैसे देना चाहिए। अगर मैं खुद ही रोऊँ, मैं खुद ही इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊँ, मैं खुद की हालत ख़राब कर लूँ, तो फिर इन्वेस्टिगेशन ठीक से कैसे होगा। आप इस कंक्लूजन पे आते हैं अपने अनुभव के साथ कि नहीं, अभी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं इमोशनल ना बनते हुए प्रैक्टिकल बनूँ, प्रोफेशनल बनूँ और ये चीज़ मैं अच्छे से करूँ। राइट। ये आप खुद को बताना शुरू करते हैं, क्योंकि भलाई तो उसी में है। बिल्कुल। तो आप वो करना शुरू करते हैं। देन अगर आप इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करें तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आपको पॉसिबल होता है। कंप्लीटली तो फिर भी नहीं होता, क्योंकि हर घटना नहीं होती है, हर घटना आपके इमोशंस को अपील करती है। लेकिन फिर भी आई थिंक अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप मेंटली काम हैं, कूल हैं, तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। और अगर आप खुद ही डिस्टर्ब्ड हैं तो उससे वो केस का भी कोई भला नहीं होता, उस सिचुएशन का भी कोई भला नहीं होता, और खुद का तो नहीं ही होता। तो ये जैसे जैसे समझ में आता है, विथ प्रैक्टिस एंड विथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैलेंस करना सीख जाते हैं। ब्यूटीफुल। सो बेसिकली जो मैम कह रहे हैं, मैम ये कह रहे हैं कि जब भी हमें कुछ हमारे जीवन में अपनाना है तो उसे रूटीन बना लो। जब हम उसे रूटीन बना लेते हैं तो अपने आप वो करने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है। जो दूसरी बात मैम ने अभी बताई, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो सेल्फ टॉक है ना, वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। जो हम खुद से बात कर रहे हैं उसमें बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और उसमें भलाई क्या है, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी जो है वो हम उसमें अगर डाल लें हमसे खुद से बात करते टाइम, तो हम ये काफ़ी आसानी से कुछ समय बाद जो भी हमें परिवर्तन चाहिए वो ले आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैम। मैम, नाउ वी आर कमिंग ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, एंड मैं इस एंड का क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये रहेगा मैम, हम जो आम जनता है ना, हमको पुलिस से बहुत उम्मीदें हैं, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से, और हमें ना ब्लेम करना भी बड़ा इजीली आ जाता है। मतलब कुछ नहीं हो तो हम बहुत इजीली, क्योंकि वो सबसे आसान काम होता है। मैं आपसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैम। हमको आपसे बहुत उम्मीद है, बट आपको एज एन ऑफिसर, आप लोग को, हम आम जनता से क्या उम्मीद है? हम सब लोग ने, हम आम जनता ने बेसिक चीज़ें क्या फॉलो करना चाहिए, या हमने किस हिसाब का बिहेवियर करना चाहिए सोसाइटी में, ताकि हम आपकी भी मदद कर सकें और उसी के साथ हम खुद की भी मदद कर सकें? तो इसके ऊपर आप कुछ लाइट डालें मैम, ये रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक जनरल और एक पर्सनल, ऐसा दोनों बताना चाहूँगी। तो पर्सनली आई वुड से कि मैंने समाज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समाज मेरे लिए, इंडिविजुअली मेरे लिए या किसी सीनियर ऑफिसर के लिए बहुत ही दरिया दिल है, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बस जहाँ पे सपोर्ट चाहिए बहुत सपोर्टिव भी रहते हैं। बट आई वुड से कि पुलिस यानी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स नहीं होते। इनफैक्ट पुलिस यानी पुलिस के जो फील्ड पे काम कर रहे हैं सारे हमारे अमलदार भाई बहन हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, सीनियर लेवल से जो उनको सूचनाएं जाएं, उनको जो आदेश प्राप्त होते हैं, उनके लिए जो भी सूचित किया जाता है उसे वो फॉलो करते हैं, नाइट राउंड्स करते हैं, सारे बंदोबस्त करते हैं, लेकिन उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जो वो डिज़र्व करते हैं। तो मैं एज ए इंडिविजुअल आई विल नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आई वुड से आई गेट मोर देन द एक्सपेक्टेशन। ओके। बट येस, अगर मैं मेरे कॉमरेड्स की बात करूं, मैं मेरे सहकारियों की बात करूं, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि उनको ब्लेम करने वाले बहुत हैं, उनको उनके बारे में ख़राब सोचने वाले बहुत हैं, वो ख़राब है ऐसा सोचने वाले बहुत हैं, लेकिन वो जितना काम करते हैं और कितनी सारी दुर्घटनाएं उनके वजह से रोकी जाती हैं, जिस तरह का प्रोटेक्शन वो इस समाज को प्रदान करते हैं, जितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस में वो जीते हैं, जितने सारे हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ेस वो करते हैं, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अपेक्षा मैं ज़रूर समाज से रखूँगी कि उन्होंने ये अच्छी जो चीज़ें हैं उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी चीज़, कई बार कुछ गलत कर रहे होते हैं हमारे लोग, तो वो बस इमेज बना लेते हैं अपने मन में कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो सिर्फ अपने मन में गलत इमेज बना के क्या होगा, वो सही व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि आपके इस बंदे ने ऐसा ऐसा गलत काम किया है, एंड यू सी द रिजल्ट्स ऑफ इट।
एक ने गलत किया, उसके ऊपर अगर सही कार्रवाई होती है तो बाकी जो थोड़े बहुत गलत करने वाले हैं उनके लिए एक संदेश मिलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, कोई अभी चुप नहीं रहने वाला। अगर मैंने कुछ गलत करते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो सही जगह इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन वहाँ समाज पीछे हट जाता है। वहाँ वो बोलते हैं कि हाँ पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेरा क्या काम है, मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों जाऊँ 4 कदम चल के और क्यों मैं उसकी कंप्लेंट करूँ। तो ये जो है ना, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं सिर्फ उसको खराब बोलूँगा बट मैं उसको सुधरने के लिए कुछ नहीं करूँगा। थोड़ा सा इंक्लूसिव होना है हमें। हाँ, और तीसरी बात ये होती है कि जो समाज है, समाज के हर अच्छे घटक ये बिना यूनिफॉर्म के पुलिस ही तो होते हैं। राइट। उन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ है, लेकिन उनके भी अपने कुछ कर्तव्य हैं, उनके भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो सही जगह पे पहुंचने चाहिए। तो सतर्कता एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि, और सबसे अपेक्षा भी रखूंगी कि उन्होंने सतर्क होना चाहिए। अगर हर नागरिक सतर्क है तो पूरे देश में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर हर कोई प्रशासन के, पुलिस की आंखें बन के, कान बन के काम करे, कुछ गलत देखा है, कुछ गलत होते हुए सुना है और उसकी सूचना सही जगह पे पहुंचा सके तो कुछ गलत नहीं हो सकता। जब हम सही जगह बोलते हैं तो मैम एग्जैक्टली हमें कहाँ पे पहुँचानी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल दे कैन रीच आउट टू द पुलिस स्टेशन, दे कैन रीच आउट टू द ACP, DCP, एडिशनल इन द रूरल एरिया, एडिशनल SP, SP, DYSP। देयर आर सो मेनी ऑफिसेस ऑफ पुलिस। जब ऐसा कुछ देखते हैं कि अरे इससे कुछ गलत हो सकता है, हमने बताना चाहिए यहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी कोई हो रही है, मैंने कुछ अनयूजुअल चीज़ देखी है, तो बिल्कुल उसके बारे में बताना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है, जब क्राइम होता है तो क्राइम जो करता है हम उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं, उसके खिलाफ चार्जशीट भी डाल देते हैं। फिर कई सारे लोग तो विटनेस बनने के लिए ही राज़ी नहीं होते। कोई तो चीज़ हमारे सामने हुई होती है, लेकिन मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूँ, मैं इस झंझट में क्यों पड़ूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरा तो है ही नहीं इससे कुछ लेना देना। तो कल को जब किसी और के साथ ये होगा तब ये वो ना बोले कि बाकी लोग क्यों मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे हैं, बाकी लोग क्यों इसका विटनेस बनने के लिए राजी नहीं है। कुछ शुरू में विटनेस बन भी जाते हैं, बाद में उनको कोर्ट में नहीं आना है, दे वुड से कि नहीं मेरा तो आज का काम रुक जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन मीन्स जो हम बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बारे में ऐसा हो, तो आपको भी दूसरे के बारे में जब वो हो रहा है तो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बिहेवियर आपको तब करना पड़ेगा, वरना आप बाद में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको वो मॉरल राइट नहीं होगा कि आप किसी और को क्वेश्चन करें। तो कई बार लोग छूट इसलिए जाते हैं क्योंकि बाद में विटनेसेस नहीं आते, विटनेसेस होस्टाइल हो जाते हैं, कोई विटनेस बनने को ही राजी नहीं है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ कोर्ट्स और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को उसकी पनिशमेंट तक पहुंचाना, उसके कन्विक्शन तक पहुंचाना। किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी ने उस गलत चीज़ के लिए उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमें सब ने ये याद रखना चाहिए कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो हम जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमारे साथ भी होएगा। और सब मिल के अगर इस बात का हम ध्यान रखें कि हम पुलिस कैजुअल यूनिफॉर्म में हम भी पुलिस हैं, हम कैजुअल कपड़ों में हम भी पुलिस हैं, और हम पुलिस की बहुत सहायता कर सकते हैं जैसे अभी मैम ने बताया उस हिसाब से। मैम, हम अभी हमारे पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं। आई जस्ट वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज आज आपने इतने इंसाइट्स दिए हैं, ये कॉन्वर्सेशन के बीच में आपने इतना कुछ सिखा दिया है। मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, एंड आई एम श्योर बहुत जो कोई ये देख रहा है या सुन रहा है वो भी इस पॉडकास्ट से या आपकी बातों से आज बहुत कुछ सीखेगा और एक अलग पर्सपेक्टिव अबाउट पुलिस लेके जाएगा। आपने बहुत ही ह्यूमन साइड बताया हमें पुलिस का, आपने बहुत सारी अलग अलग बातें, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी बातें हमें बताई है। आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मैम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू, आपको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ये खाली आपके लिए नहीं है, बिल्कुल आपके लिए तो है, पर जब आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ सारी जनता की तरफ से, ये आपके सारे बाकी पुलिस भाई बहन जो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन सब के लिए जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं और जितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसके लिए हम सब की तरफ से आपको प्रणाम मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो एंड ऑनरिंग आवर शो। थैंक यू।